हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये दृष्टि की टेस्ट सीरीज होगी। इसके पहले भी हम लोग दृष्टि की टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं। इसके 5 लेक्चर हो चुके थे। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर देख लीजिए। और उसमें ध्येय आईएएस की भी टेस्ट सीरीज कराई गई है, जिसके 15 लेक्चर हुए हैं। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है एक ही में। और यूपी स्पेशल टॉपिक का भी रिवीजन कराया जा रहा है छोटे छोटे वीडियो में भी, तो उसमें भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं। तो जरा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, 2021 में अपराध के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1, 7, 9 और 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे, ताकि आप लोगों के भी एक आइडिया मिले कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो इसमें जो है कि केवल 1, तो जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है 2021 में अपराध के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में केवल 1 मामला दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में। और जो है कि सबसे अधिक मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं? सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुल कितने दर्ज किए गए थे? तो ये दर्ज किए गए हैं 100 मामले। और पूरे भारत में जो है सांप्रदायिक हिंसा के मामले जो है कि 378 दर्ज किए गए हैं पूरे भारत में। और यूपी में केवल 1 था, इसमें कमी आई है यूपी में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह कौन सा देश है जो लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मिस्र, सऊदी अरब, यमन और लीबिया। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे, तभी आइडिया मिलेगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का यही फायदा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लीबिया जो है लाल सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग लाल सागर के साथ साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो इसमें हो जाएगा मिस्र हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, यमन हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, इरिट्रिया हो जाएगा और जिबूती। तो ये सभी देश जो है कि लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, और जो है कि लीबिया सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। जो सिलिकॉन वैली है डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। मेजाबे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। तो इसका कथन और अभिकारक से दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि जो सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। और जो मेजाबे मरुस्थल है में स्थित घाटी के तल पर एक साल्ट पैन स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि ए गलत, आर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सिलिकॉन वैली है ये कहाँ पर है? तो यूएसए में है। जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, वहाँ पे है। यहाँ पे कंप्यूटर चिप्स जो बनाई जाती हैं सिलिकॉन की, तो उसी के बारे में उसी की वजह से यहाँ पे जो है कि इसका सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश कौन कौन सा भाग हो जाएगा, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया है इथोपिया, दक्षिणी सूडान, जिबूती और सोमालिया। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3 और 1, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, यानी कि इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। ये जो दक्षिणी सूडान है ये शामिल नहीं है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें जो है कि इथोपिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा इरिट्रिया। तो कुल 4 देश हैं इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो यहाँ पे इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया।
तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, यानी अभी तक केवल यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था जो है कि दूसरा मिला है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि वो राज्य कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कि पहला स्टेशन 1903 में खोला गया था। पहला स्टेशन 1903 में खोला गया था। उसके 100 वर्षों के अंतराल के बाद जो है कि दूसरा स्टेशन खोला गया है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। और ये कब खोला गया है? तो 26 अगस्त 2022 को दूसरा स्टेशन खोला गया है, 26 अगस्त 2022 को। और ये किस जिले में खोला गया है, ये पूछा जा सकता है। तो ये जिला है चौमुके दिमा, चौमुके दिमा जिला है। और यहीं पे इस स्टेशन का नाम क्या है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्टेशन का नाम क्या है। तो स्टेशन का नाम है सोखुवी, सोखुवी स्टेशन है जिसका उद्घाटन किया गया है दूसरे का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेठी जिले का गठन हुआ था, अमेठी जिले का गठन हुआ था 2002 में, 2007 में, 2010 में, 2015 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अमेठी जिले का गठन हुआ था 2010 में हुआ था। तो इसका जो है कि सी आंसर सही हो जाएगा। ये अयोध्या मंडल के का जिला है, अयोध्या मंडल का जिला है जो अमेठी है। और इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, मुख्यालय इसका अलग है इसलिए पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय है गौरीगंज, गौरीगंज मुख्यालय है। और जो अमेठी जिला बनाया गया था, ये बनाया गया था 1 जुलाई 2010 को, 1 जुलाई 2010 को बनाया गया था। और जो है कि सुल्तानपुर से कुल 3 तहसील, यहाँ पे 3 स्थानों को मिलाया गया था, तहसील थी। और कौन कौन सी तहसील थी? तो अमेठी, और दूसरी गौरीगंज, और तीसरी थी मुसाफिर खाना। सुल्तानपुर से, और दूसरा जिला था, दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा? रायबरेली, रायबरेली जिले से। और रायबरेली जिले से किस स्थान को लिया गया था? तो यहां से लिया गया था 2 तहसीलों को लिया गया था, सिलोन और दूसरा तिलोई। तो ये रायबरेली से 2 तहसील को लिया गया था, सिलोन, तिलोई। और जो है कि सुल्तानपुर से अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिर खाना, इन जो है कि 5 तहसीलों को मिलाकर जो है कि अमेठी जिले का गठन किया गया था जुलाई 2010 में। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चक्रवात के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चक्रवात के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। जो चक्रवात होता है एक्चुअली में ऐसे ऐसे होता है गोला बनाकर, और इसमें जो है कि केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है। और जो है कि वायु राशियां अंदर की तरफ गमन करती हैं। वायु चक्रवात केंद्र में उतरती है, तो जो वायु होती है चक्रवात के केंद्र में उतरती है, ऐसे ऐसे इसके केंद्र में जाती रहती है, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्चुअली में जो ये होता है मध्य बिंदु, इससे चक्रवात का आंख भी कहा जाता है, चक्रवात का आंख। और यहाँ पे एकदम निम्न वायुदाब होता है और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 सुमेलित है, यानी 2 यहाँ पर सुमेलित है, उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। तो आम्रवर्षा कर्नाटक, ब्लासम सावर मणिपुर, नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, लू तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आम्रवर्षा कर्नाटक दिया गया है ये सही हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, ये भी सही हो जाएगा। और जो है कि यहाँ पे 1-3 आंसर सही हो जाएगा, 1-3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ब्लासम सावर है ये मणिपुर में नहीं होती है, ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है केरल के आसपास, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा। और जो लू है ये तमिलनाडु में नहीं चलती है, ये जो है कि पंजाब
यूपी, बिहार तक चलती है गर्मियों के समय में, तो ये भी जो है कि गलत हो जाएगा। तो दूसरा चौथा गलत था, पहला तीसरा सही था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, और दूसरा कारण दिया है कि भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। तो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है, ये कथन सही हो जाएगा, लेकिन जो कारण दिया है कि भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में जो है मसालों की घरेलू खपत कम नहीं है, अधिक है, अधिक है। तो आर गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक जो है कि देश है, और अगर भारत में पूछा जाए भारत में सबसे अधिक मसाला, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ जाएगा, सबसे अधिक मसाला का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर आ जाएगा राजस्थान। तो पहला दूसरा आप लोग याद कर लीजिए, बाकी चीज़ें याद करने लायक नहीं है, क्योंकि इतना इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। जो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा। तो ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है, ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे जो कहा गया कि इस रिपोर्ट में 2022 में कि 2021 में कितने मिलियन लोगों का जो है कि यहाँ पर प्रवास हुआ था, तो 100 मिलियन लोगों का 100 मिलियन लोगों का प्रवास हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। भारत जो विश्व में, पूरे विश्व में 100 मिलियन लोगों का प्रवास हुआ था 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। और ये प्रवास किस कारण होता है, तो जैसे जो है कि भूखमरी की समस्या, जैसे यूक्रेन में युद्ध हो गया था, तो उसके वजह से, अफगानिस्तान में जो आपातकाल था उसके वजह से जो है कि लोग एक दूसरे जगह चले जाते हैं, तो इसी कारण प्रवास होता है। तो इसमें जो है कि 100 मिलियन लोगों का प्रवास हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी। तो जो पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना है, ये किस देश में बनाई जाएगी, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है बनाई जाएगी नेपाल में, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना है। और जो है कि ये सेती नदी पर बनाई जाएगी, सेती नदी पर, नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम रखा गया है। और इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी, तो 750 मेगावाट, 750 मेगावाट होगी। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया है। तो पनामा नहर के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पनामा नहर के बारे में पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है, वर्ष 1914 में खोला गया था। तो ये जो दिया गया है कि दूसरा वर्ष 1914 में खोला गया था पनामा नहर को, तो ये सही हो जाएगा। और ये प्रशांत और हिंद महासागर को नहीं जोड़ती है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। ये जो है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ पे जो गलत दिया था हिंद महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों को कटिबंध जो है पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो ये गलत हो जाएगा। जो विश्व के गर्म मरुस्थल हैं पूर्वी भाग में नहीं, ये पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग में स्थित हैं। जो भी जितने भी विश्व के गर्म मरुस्थल हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। तो ये पहला गलत हो जाएगा।
और ये किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, तो ये 15 से 30 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी भाग में होते हैं महाद्वीपों के। पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो जो पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा चलती है उसी के कारण शुष्क मौसम बनता है, वर्षा नहीं होती है और मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो ये कारण सही दिया गया था, तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन कुछ संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और राज्य दिया गया है, तो पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो ए का 1 सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है, तो ये है अंडमान निकोबार में। तो बी का 2 हो जाएगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और सिंघफन वन्यजीव अभ्यारण्य ये नागालैंड में है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो ए का 1, बी का 2, तो ए का 1, बी का 2, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, सी सही हो जाएगा। तो मिलान करने से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जो किसानों को बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये झारखंड बना है। तो यहाँ पे झारखंड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। यानी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए, ITI के लिए उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया है कि 1100 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ और 4000 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4000 करोड़। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4000 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है कितने जिलों से होकर गुजरता है, 11, 5, 8 और 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो ये जो है कि 9 जिलों से होकर गुजरता है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 16 नवंबर 2021 को, 16 नवंबर 2021 को किया गया। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 341 किलोमीटर लंबा है। ये 341 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो कुल 9 जिलों से। और कहाँ से कहाँ तक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहले स्थान पर आ जाएगा लखनऊ, लखनऊ से स्टार्ट होता है ये। और दूसरे स्थान पर आ जाएगा लखनऊ से स्टार्ट होने के बाद ये बाराबंकी, बाराबंकी। उसके बाद जो है कि बाराबंकी के बाद आएगा अमेठी, फिर अयोध्या, अयोध्या जाएगा। फिर उसके बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, फिर अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर हो जाएगा। फिर आजमगढ़ हो जाएगा, आजमगढ़। उसके बाद मऊ, फिर लास्ट में गाजीपुर। तो ये कुल 9 जिलों से होकर गुजरेगा। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि पूछा गया था कितने जिलों से, तो कुल 9 जिले हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से है, यानी कि उत्तर प्रदेश में निकलती कहाँ से है, तो ये जो है कि बलिया से, बलिया से निकलकर बिहार में चली जाती है, बिहार में। और कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है, कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है इसकी है, यूपी में सर्वाधिक। जितने भी राज्य से ये गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो इसमें यूपी में सर्वाधिक लंबाई है इसकी। ये कितनी है, तो 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर यूपी में है। और ये कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है। और जैसा कि पता है कि उत्तराखंड में गंगोत्री, हिमनद से निकलती है, बाकी सारी चीज़ें तो वही है। हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे।
और अलकनंदा और भागीरथी जो है कि मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में जो है कि मेघना के नाम से पश्चिम बंगाल के वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये डेल्टा बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है, 28 जिलों से होकर बहती है, और यूपी में सर्वाधिक लंबाई है 1000 किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा रबड़ उत्पादन में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। लास्ट में जो आएगा वहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसमें भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम और थाईलैंड, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को पता होगा कि रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड सर्वाधिक है, विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो अगर ये जो 4 सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि जो है कि यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन थाईलैंड में है, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो 4 जिसमें लास्ट में होगा वही आंसर होगा। तो अगर एग्जाम में आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पहला ये चौथा कट जाएगा और तीसरा कट जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में 4 नहीं है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि इसमें उत्पादन का क्रम क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर, तो सबसे नंबर लास्ट शुरू से होगा भारत के, तो ये पहला आ जाएगा, भारत आ जाएगा। और दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा वियतनाम, और तीसरा आ जाएगा इंडोनेशिया, और चौथा जो है कि थाईलैंड। तो इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, यानी ये बढ़ते क्रम में है। भारत, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद आ जाएगा इंडोनेशिया, और सबसे लास्ट में आएगा थाईलैंड। यानी थाईलैंड में जो है कि सबसे अधिक उत्पादन होता है रबड़ का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों देश जो है कि ये सभी देश मिलके ये लगभग जो है कि 70% तक उत्पादन करते हैं रबड़ का। अगला क्वेश्चन, कुछ मंदिर दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है, सूची मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये वृंदावन में है, यूपी से संबंधित क्वेश्चन है। और द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है ये, तो द्वारकाधीश मंदिर है मथुरा में, तो बी का 4 हो जाएगा। और काशी विश्वनाथ, तो ये वाराणसी में है। और जो है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में है। ज़्यादातर लोगों को ये दोनों पता होगा। तो ए का 2 और बी का 4, तो ए का 2 बी का 4 पहले से ही मिल जा रहा है, तो बाकी चीज़ों को मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर इसे एग्जाम में करेंगे तो आप लोगों के टाइम की बचत हो जाएगी। ऐसे सॉल्व किया करिए आप लोग क्वेश्चन को। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो सामाजिक आर्थिक जनगणना के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो स्वतंत्र भारत में सामाजिक आर्थिक जनगणना जो है कि 2011 में आयोजित की गई थी। और दूसरा दिया है, सामाजिक आर्थिक जनगणना उल्लेखित सभी डाटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि पहला सही है। स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में की गई थी। स्वतंत्रता से पहले कब की गई थी, तो अगर स्वतंत्रता से पहले पूछा जाए, से पहले तो 1931 में की गई थी। और स्वतंत्र भारत के बाद जो है कि 2011 में की गई है। और जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक जनगणना के तहत उल्लेखित सभी डाटा गोपनीय है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गोपनीय नहीं है, इनको प्रकाशित किया जाता है ताकि राज्य इन लोगों को जो चिन्हित किए गए हैं सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए योजनाएं चला सके। अगर जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तो इनके लिए योजनाएं कैसे चलाई जाएगी, तो इनका जो है डाटा जो है कि गोपनीय नहीं रखा जाता है, इनको प्रकाशित किया जाता है। और जो है कि जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है, तो ये गलत है। जो सामान्य जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष पे, जो 2011 में लास्ट बार हुई है, अभी 2021 में नहीं हो पाई है कोविड के कारण, तो इसकी जो है कि जानकारी गोपनीय रखी जाती है। तो यहाँ पे जो है कि पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ बांध दिए गए हैं और उन नदियों से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे न्यूरेक बांध कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बक्स में, बक्स नदी पर। और जो है कि ग्रैंड कुली कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोलंबिया नदी पर। आसवान बांध नील नदी पर, सभी को पता होगा। करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर, ये दोनों फेमस थे। बाकी इन सभी के बारे में आप लोग हो सकता है कि न जानते हो, लेकिन ये दोनों ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 2
बी का 1, ए का 2, बी का 1, तो यहाँ पे 2 कट जाएंगे और जो है कि सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 यहाँ पे दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ घास की भूमियां दी गई हैं और उनका देश दिया गया है। घास से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से घास के क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो बेल्ट है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, बेल्ट नाम से जानी जाती है इस दक्षिण अफ्रीका में जो घास की भूमि है। और पुस्टाज कहाँ पर है, तो पुस्टाज है हंगरी हो जाएगा। और पंपास कहाँ पर हो जाएगा, तो ये अर्जेंटीना में हो जाएगा। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया है कि प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनको समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ जल साफ होता है वहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है कि जहाँ पर साफ जल होता है वहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो ये गलत हो जाएगा, अमेजन नहीं है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा तीसरा। और प्रवाल भित्तियां महासागरीय क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 0.1% है। तो प्रवाल भित्तियां जो हैं महासागरीय क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 0.1% है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन कुल वनस्पतियों और जीवों का, कुल वनस्पतियों और जीवों का कितना परसेंट है, तो 25% है। इनका क्षेत्र तो 0.01% है, लेकिन इन वनस्पतियों और जीवों का कुल कितना परसेंट है, तो 25% है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो गया, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं किस में दिया गया है। तो सी ऑप्शन में दिया गया है पहला, दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। तो लिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, तो ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। देवरिया, मंडला, श्रावस्ती और रीवा। तो ये जो मंडला जिला है ये मध्य प्रदेश का है, जनजातीय जिला है। तो ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। कार्यात्मक रूप से साक्षर का क्या होता है कि मतलब एक तो हिंदी भाषा के अलावा दूसरी किसी भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो, तो उसे जो है कि पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो, तो हिंदी भाषा के अलावा दूसरी किसी भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो, तो उसे जो है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कहा जाता है। तो ये मंडला जिला हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, इससे एक डेडिकेशन के साथ काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर किया करिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीवेज ट्रीट प्लांट के विकास के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीट प्लांट के विकास के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है। ये 200 करोड़ की लागत से नहीं बनाया जा रहा है, 583 करोड़ है, 583 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है यमुना नदी पर, नदी किनारे। उत्तर प्रदेश के जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये किसके मध्य समझौता किया गया है, तो ये किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये समझौता किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उत्तर प्रदेश जल निगम। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा मैमर्स विश्वराज, ये कंपनी है मैमर्स विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड।
तो ये तीनों के मध्य राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम और जो है कि मैमर्स विश्वराज इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता किया गया है। तो यहाँ पे जो है कि दोनों ही कथन गलत हो जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आगरा में एक्चुअली सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है, आगरा में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही गलत दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ओस के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो ओस पड़ती है ठंडी के दिनों में ज़्यादातर देखा जाता है, ओस पड़ी रहती है ज़मीन पर, घासों पर ओस पड़ी रहती है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली बूंदें हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघाच्छादित मौसम की स्थिति में ओस के निर्माण में प्रतिकूल होती है, यानी जो मेघ से आच्छादित रातें होती हैं, यानी जो बादल वाली रातें होती हैं, उसमें जो है कि ओस की बूंदें नहीं बनती हैं, क्योंकि जो है कि पृथ्वी उष्मा का विकिरण नहीं कर पाती है, जो है कि गर्मी बनी रहती है, जिसके कारण जो है कि बादल उष्मा का विकिरण नहीं करने देते हैं। तो ये प्रतिकूल दशा है ओस को बनने के लिए। अगर स्वच्छ और साफ मौसम रहेगा तो जो है कि ज़्यादा ओस की बूंदें बनती हैं। तो यहाँ पे जो है कि दिया गया था, ये पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही दिए गए थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पे दिया गया है नदी और कहाँ से गुजरती है उसके बारे में दिया गया है। तो जो गंगा है अनूप शहर, जो तो ये सही हो जाएगा। अनूप शहर को बुलंदशहर भी कहते हैं, यहाँ पे नाम बदल के दिया गया है, इसको बुलंदशहर भी कहते हैं अनूप शहर को। तो ये हो जाएगा, तो ये गंगा यहाँ से गुजरती है, ये सही हो जाएगा। और रामगंगा जो है कि कहाँ से गुजरती है? तो जो रामगंगा दिया गया है ये बरेली से गुजरती है, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कौन सा दिया गया है? तो यमुना दिया गया है, यमुना बागपत से गुजरती है, ये भी सही हो जाएगा। जो सरयू है ये सुल्तानपुर से नहीं गुजरती है, सरयू जैसा कि पता है कि अयोध्या के से गुजरती है, अयोध्या से। तो यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। सरयू जो है कि अयोध्या के किनारे है, मतलब कि अयोध्या शहर जो है कि सरयू नदी के किनारे है, और सुल्तानपुर जो है कि ये गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया है, कुछ कृषि से संबंधित दिया गया है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसी के बारे में, स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा जा रहा है, और क्षेत्र दिया गया है। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि जो है कि, तो झूम कृषि कहाँ पर होती है? तो ये जो है कि पूर्वोत्तर भारत में होती है, पूर्वोत्तर भारत में। तो ये जो है कि सही सुमेलित नहीं है। और दूसरा वाल्ट्रे कहाँ पर होती है? तो ये राजस्थान में होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। और पूनम कहाँ पे होती है? तो ये भी गलत हो जाएगा, जो उड़ीसा दिया है तो ये केरल में होती है। और जो खील दिया है ये सही हो जाएगा, खील हिमालयी क्षेत्र में होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कौन सा दिया गया है। तो जो दिया है निक्सटामलाइजेशन तकनीकी संदर्भित करती है, तो जो निक्सटामलाइजेशन तकनीकी है वो किसको संदर्भित करती है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो मेसो अमेरिका में प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि थी, जो मेसो अमेरिका में, जैसा कि पता है कि अमेरिका में जो है कि मक्का महत्वपूर्ण फसल होती है, तो इसको प्राचीन समय में लोगों द्वारा फोर्टिफाइड करने के लिए जो है कि प्रयोग करे जाने वाली विधि को जो है कि निक्सटामलाइजेशन कहा जाता था, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया था। कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो जो है कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश का जल शुल्क नियमावली जो 2022 है, यानी कि नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश का जल शुल्क नियमावली 2022 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। जल का शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। तो जो जल का शुल्क है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, तो ये सही है, पहला सही हो जाएगा। लखनऊ और वाराणसी को जल शुल्क नहीं लिया जाएगा, और लखनऊ और वाराणसी से जल शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा।
इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया था, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब पहले नहीं लिया जाता था लेकिन अब लिया जाएगा, अब लिया जाएगा। तो जो है कि दूसरा ही यहाँ पे गलत दिया गया था। और जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर दे नहीं होगा, जहाँ पर विकास प्राधिकरण नहीं है वहाँ पे जल शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। वर्तमान स्थिति क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण शुल्क पर जल शुल्क भी दे होगा, यानी वर्तमान स्थिति में जो निर्माण हो चुके हैं, अगर विकास प्राधिकरण के बाद विकास प्राधिकरण में अगर इसके बाद भी निर्माण होते हैं तो वहाँ पर जल शुल्क दिया जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो है कि यहाँ पे बी सही हो जाएगा। हम लोगों को पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी नहीं सुमेलित है। अब यहाँ से भी वाराणसी और लखनऊ से भी जो है कि जल शुल्क लिया जाएगा, पहले नहीं लिया जाता था। जो नई नियमावली बनी है 2022 की, उसमें लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो जो मध्यमंडल है वो किस ऊंचाई पर पाया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसा कि ये पृथ्वी हो गई, तो सबसे पहले जो है कि क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, उसके बाद जो है कि समताप मंडल होता है, और उसके बाद जो है कि मध्यमंडल होता है, मध्यमंडल होता है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है कि किसके किसके बीच पाया जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी ऊंचाई होती है 50 से 90 किलोमीटर के मध्य होती है, जो मध्यमंडल होती है। इसकी ऊंचाई यहाँ से अगर पृथ्वी से लिया जाए तो 50 से 90 किलोमीटर के मध्य होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम पर व्यवस्थित करें, यानी जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनको क्षेत्रफल के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो इसको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा नेपाल हो जाएगा। तो नेपाल पहले स्थान पर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा श्रीलंका, और तीसरे पर कौन सा आ जाएगा, तो भूटान आ जाएगा, और चौथे पर आ जाएगा मालदीव। यानी कि ये सबसे छोटा है और नेपाल इन सभी में सबसे बड़ा है। तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोगी है, यानी विमान किस मंडल में उड़ते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मंडल विमान उड़ाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो ये ज़्यादातर लोगों को पता है, समताप मंडल में ये विमान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं, और तापमान स्थिर रहता है, यानी कि समान रहता है, इसी के लिए इसको समताप मंडल भी कहा जाता है। और सबसे अधिक मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, सबसे अधिक मौसमी घटनाएं तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। जो सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल, इसमें होती हैं। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसका मौसम हमेशा बदलता रहता है, तो इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो जो 31वां व्यास सम्मान है किसे प्रदान किया गया है, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रिया उषा प्रियम वदा, मृदुला गर्ग, डॉक्टर अजहर वजाहत और चित्रा मुदगल। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो डॉक्टर अजहर वजाहत हैं, असगर वजाहत हैं, तो इनको जो है कि ये 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। और इनकी कौन सी कृति थी, किसके लिए प्रदान किया गया, तो इनका नाटक था महाबली। महाबली नाटक के लिए इनको 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, डॉक्टर असगद वजाहत को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शिक्षक को चुना गया है। तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में जो है कि किस उत्तर प्रदेश से किसको चुना गया है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कि केवल खुर्शीद अहमद को चुना गया है, केवल तीसरे। तो यहाँ पे केवल 3 सही हो जाएगा। जो खुर्शीद अहमद है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और भारत में कुल कितने लोगों को चुना गया था, ये भी पूछा जा सकता है। भारत में कुल जो है कि 46 लोगों को, जिसमें से उत्तर प्रदेश के केवल खुर्शीद अहमद को चुना गया है। और ये कहाँ के हैं, तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के हैं, देवरिया जिले के हैं। तो इन सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं हम लोग कौन सा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। तो कौन सी झील है जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, आइए देख लेते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो संत कबीर नगर में है, जिले में है, ये बखीरा झील है। बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में है। ये बखीरा जो अभ्यारण्य है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, तो ये जो है कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य में ही यहाँ पर बखीरा झील है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कीठम झील कहाँ पे है, तो इसको कीठम झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, नल सरोवर। तो ये आगरा में है। और राधा कुंड झील कहाँ पे है, तो ये मथुरा में हो जाएगी। और बघेल ताल कहाँ पे है, तो बघेल ताल जो है कि बहराइच में है, बहराइच। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आम्रपाली आम की एक किस्म है, ये किसका संस्करण है, यानी कि जो आम्रपाली आम है किसके मिश्रण से बनी है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये नीलम और दशहरी के मिश्रण से आम्रपाली आम की प्रजाति बनी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, आप लोगों के टाइम के भी बचत हो जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाल ही में लिखित में से किस देश ने मारिजुआना की खेती को उसे रखने के लिए वैध घोषित कर दिया है। जो मारिजुआना की खेती है, यानी कि ये भांग की खेती, एक्चुअली में भांग या कहीं कहीं गांजा भी इसे कहा जाता है। तो जो भांग या गांजे की खेती को किसने वैध घोषित किया है, तो ये थाईलैंड हो जाएगा। ये थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी ने जो है कि वैध घोषित कर दिया है यहाँ पर खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो जो चर्चा में रही है रूपल चौधरी, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो एटा, मिर्जापुर, झांसी और मेरठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका मेरठ सही आंसर हो जाएगा। ये मेरठ जिले की हैं रूपल चौधरी। और ये जो है कि कोलंबिया में जो आयोजित की गई थी, कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, जो अंडर 20 चैंपियनशिप थी, उसमें जो है कि इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था, इसी के लिए ये चर्चा में थी। तो यहाँ पे जो है कि मेरठ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। तो भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कि मैदानी है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 43%, 27%, 38% और 24%। तो जो भारत का लगभग 43% क्षेत्र है, ये मैदानी है। 43% क्षेत्र मैदानी है। और जो है कि पर्वतों का, पर्वत कितने प्रतिशत पे है, तो पर्वत हो जाएंगे 30%, 30% हो जाएंगे। और पठार कितने प्रतिशत पे हो जाएंगे, तो पठार हो जाएंगे 27%। तो ये भारत में कुछ विस्तार है कि पर्वत, पठार, मैदान कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों के लिए, खेती के लिए आदर्श है। तो ये खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा मानी जाती है, जो जलोढ़ मृदा है। सबसे अधिक जैसे गेहूं, चावल, जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं ज़्यादातर इसी मृदा में उगाई जाती हैं। तो ये जो है कि पहला सही हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। तो जो पूर्वी तटीय, ऐसे भारत अगर यहाँ पे बनाया जाता है तो ये पूर्वी तट मैदान जो है नदियों का, गंगा, यहाँ पे जो है कि गोदावरी, कृष्णा, इन क्षेत्रों में जो है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो है कि भारत में देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन नदियों के मैदानों में, बेसिन में जो है कि जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। और जैसा कि पता है कि भारत में जो है कि कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से सबसे अधिक कौन सी मृदा है, तो जलोढ़ मृदा हो जाएगी।
जलोढ़, उसके बाद जो है कि लाल आ जाएगी, उसके बाद काली तीसरे स्थान पर आ जाएगी। तो सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये 40% से अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। उसके बाद 18% ये 40 से अधिक, और ये 18, ये 15% क्षेत्रफल पे काली। तो ये क्रम है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है कि दोनों ही सही हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भौगोलिक नामों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भौगोलिक नामों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से के रूप में जाना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। उगते सूरज की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। तो ये भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं, बस इसको आप लोग वैसे ही रट लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। कुछ रामसर स्थल दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। जैसा कि पता है कि रामसर स्थल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो है कि हाल ही में जो है कि 11 नए स्थलों को जोड़ा गया है, स्थल जोड़े गए हैं। ये कब जोड़े गए हैं? तो 2022 में, और जिसमें अब जो है कि कुल 75 हो गए हैं। वर्तमान में 75 स्थल हैं कुल भारत में, और उसमें देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहले नंबर पे आ जाएगा, और दूसरे पे आ जाएगा यूपी, दूसरे स्थान पर है। कुल 10 हैं, यूपी में कुल 10 स्थल हैं रामसर स्थल। जैसा कि पता है कि 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, 1971 में सम्मेलन हुआ था रामसर शहर में। और ये रामसर शहर कहाँ पे है? तो ईरान में है। तो यहीं पर एक सम्मेलन किया गया था कि इन भूमियों का संरक्षण किया जाएगा, जो आर्द्र भूमियाँ हैं। तो ये जो पूछा जा रहा है कि कौन सी आर्द्र भूमि किस राज्य में है, उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो तामपारा झील कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। यशवंत सागर कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और ठाड़े क्रीक कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ये सभी जो दिए गए हैं यहाँ पे, अभी नवीन स्थल जोड़े गए हैं, जो 11 नवीन जोड़े गए हैं 2022 में, ये सभी नवीन स्थल हैं। तो इनके बारे में आप लोग जरूर नोट करेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामसर स्थल से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। आइए देख लेते हैं। तो लिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? तो ये ज़्यादातर लोगों को पता है वो होगा कि तालों का शहर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अलीगढ़ को। अलीगढ़, यहाँ का ताला बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन दिया कि अवनालिका अपर्दन संबंधित है। तो जो अवनालिका अपर्दन है, ये किससे संबंधित है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि जल से संबंधित है। जैसा कि पता है कि यूपी में जो है कि चंबल नदी जो है कि अवनालिका अपर्दन करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी इटावा और मथुरा वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड के। तो जो है कि यहाँ पे जल से अवनालिका अपर्दन होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यूपी के कुछ बांध दिए गए हैं और उनसे संबंधित नाम दिए गए हैं, कौन सी नदी पर जो है कि कौन सा बांध बनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। ये यूपी से संबंधित सारे बांध दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो जो राजघाट बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध का तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। तो यहाँ पर स्थान मिलाना है, नदी नहीं दिया गया है। तो जो राजघाट बांध है बेतवा नदी पर, हम लोग नदी भी देख लेते हैं क्योंकि नदियों से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये ललितपुर में बनाया गया है। तो ए का 4 हो जाएगा। और माता टीला बांध जो है कि ये कहाँ पर हो जाएगा? तो जो माता टीला बांध है, ये जो है कि झांसी में हो जाएगा। तो बी का 2 हो जाएगा। ये भी बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। और जो मूसा खंड बांध है, ये कहाँ पर हो जाएगा? तो जो मूसा खंड बांध है, ये बनाया गया है चंदौली में। और कौन सी नदी है? तो मूसा खंड बांध जो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कर्मनासा नदी पर बनाया गया है, कर्मनासा नदी। और जो कन्हर बांध है, तो इसका कन्हर बांध कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोनभद्र में। और ये किस नदी पर बनाया गया है कन्हर बांध? तो ये बनाया गया है, कन्हर नदी है, नाम ही कन्हर है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2। तो ए का 4, बी का 2, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। मिलान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त वन प्रबंध
कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो संयुक्त वन प्रबंधन है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया है संरक्षित और संरक्षित न किए गए गैर संरक्षित वनों का प्रबंधन और सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रबंधन। तो जो संयुक्त वन प्रबंधन है इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो सरकार और स्थानीय समुदाय के साथ संयुक्त प्रयास किया जाता है, यही इसका उद्देश्य है कि सरकार और स्थानीय समुदाय के लोगों के द्वारा संयुक्त प्रयास किया जाए वन प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत गौरव योजना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो भारत गौरव योजना है उसके बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें निजी प्लस जो सरकारी हैं दोनों होंगे, सरकारी, निजी प्लस सरकारी दोनों ही कंपनियों द्वारा संचालित की जाएगी। और इसमें दिया कि भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो जो भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। ये युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है कि शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जा रही है। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी यहाँ पे। इसमें क्या होगा? सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली व्यवस्था होगी, यानी कि आप कभी भी आपकी जो है कि आप उसमें से अपना नाम अलग करवा सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं किसी भी समय। तो सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के व्यवस्था इसमें होगी। और सिंगल टाउनशिप जो है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये भारत की पहली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम की मृत्यु के रूप में जाना जाता है? तो वो नदी कौन सी है जिसे काराकोरम की मृत्यु के रूप में जाना जाता है? तो श्योक नदी को काराकोरम की मृत्यु के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट है, बस आप लोग ऐसे इसको रट लीजिए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये फैक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको बस आप लोगों को एक बार ध्यान में रख लेना है। इसमें कुछ बताने वाली वैसे डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं है, इनको फैक्ट है। तो ये राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये त्रिची में है। त्रिची में इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो रूस हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है केवल ये दो हैं, जो है कि रूस और जो है कि तुर्कमेनिस्तान। जॉर्जिया और इराक नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो रूस हो गया, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान हो गया, और कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? ईरान हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा। तो ये सभी देश जो है कि कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने कुल 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगले वाले वीडियो में हम लोग दूसरी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग। थैंक यू।